पिछले वीडियो में मैंने आपको नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, उसके बारे में बताया था। हमने जेड वैल्यू चार्ट कैसे देखते हैं वो सीखा था, पी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं सीखा था। तो जेड वैल्यू चार्ट, जेड डिस्ट्रीब्यूशन हम तब करते हैं जब हमारे पास स्टैंडर्ड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन नोन होता है। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि डिनोट करते हैं हम सिग्मा से अननोन होता है तो हम टी टेस्ट को फॉलो करते हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट देखते हैं। तो इस वीडियो में हम टी टेस्ट कैसे किया जाता है वो देखेंगे और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि बेटर क्लैरिटी हो जाए इस कॉन्सेप्ट की। तो फर्स्ट लोअर टेल टेस्ट, अपर टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट। इसकी हाइपोथेसिस सेम टू सेम वही रहेगी जो कि हमने पिछले वीडियो में किया था। तो इस रो को मैं स्किप कर रही हूँ ताकि वीडियो की लेंथ इतनी लंबी ना हो जाए। वो आप फर्स्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। सेकेंड स्टेप है टेस्ट स्टेटिस्टिक। वहां पे हम वैल्यू कैलकुलेट करते थे z की और यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं t की। तो t का फॉर्मूला एकदम सेम है, जस्ट वहां पे यहाँ पे सिग्मा था जो कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन था, यहाँ पे s है जो कि सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन है, क्योंकि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन है। बाकी फॉर्मूला सेम है, x बार माइनस म्यू नॉट अपॉन s अपॉन रूट ऑफ n। तो ये फॉर्मूला है तीनों में, अपर टेल टेस्ट, लोअर टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट में टेस्ट स्टेटिस्टिक का फॉर्मूला सेम रहेगा। क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये चीज यहाँ पे नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, n माइनस वन हर एक केस में। तो एक्चुअल में डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, अगर आप डेफिनेशन पे जाओ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रेफर्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉजिकली इंडिपेंडेंट वैल्यूज, मतलब वो वैल्यूज दैट हैव द फ्रीडम टू वेरी। अगर डेफिनेशन को छोड़ के मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताती हूँ कि क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का मीनिंग। सपोज हमें कोई 5 नंबर्स लेने हैं, यानी 5 नंबर्स जिनका सम टोटल हो 100। तो सपोज मैंने फर्स्ट नंबर लिया 20, देन मैंने लिया 25, फिर मैंने लिया 30, फिर मैंने लिया 5। अब फिफ्थ नंबर ऑटोमेटिकली मुझे चूज नहीं करना है, वो अपने आप सेट हो जाएगा। 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 5, इनका टोटल होता है 80। तो फिफ्थ नंबर ऑटोमेटिकली 20 होगा। अब यहाँ पे 5 नंबर थे पर मेरे पास फ्रीडम थी चूज करने की ओनली 4 नंबर्स, यानी कि 5 माइनस 1 मतलब n माइनस 1। तो यही होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिंपल लैंग्वेज में, मतलब कि हमारे पास अगर n हो सैंपल साइज तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है n माइनस 1 को चूज करने की। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हर केस में लोअर टेल टेस्ट, अपर टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट में होगा n माइनस 1। रिजेक्शन वैल्यू अप्रोच, पी वैल्यू अप्रोच हमने पिछले वीडियो में भी किया था, फिर भी मैं ये बता देती हूँ क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि पी वैल्यू अप्रोच होता क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पी वैल्यू अप्रोच होता है कि हम एक्सट्रीम वैल्यूज को लेते हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ। सेकेंड रो में हमने टी की वैल्यू कैलकुलेट की थी जो कि थी एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन एस अपॉन रूट एन। एक्स बार क्या होता है, सैंपल मीन। म्यू नॉट क्या होता है, हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोई स्टडी होती है या कोई जनरली एक्सेप्टेड ओपिनियन होता है जिसके बेसिस पे हम कुछ भी मान लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम माने कि इंडिया में एक जो इन्फेंट होता है, जो उसकी एवरेज वेट होता है 3 kg। तो ये जनरल स्टडी नहीं है, मतलब ये कुछ सैंपल बेस कुछ नहीं है, एक जनरली एक्सेप्टेड ओपिनियन है कि उसका वेट 3 kg होता है एवरेज। तो ये एक तरह से यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन, कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका वेट होता है 3 kg। तो यहाँ पे हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू क्या हो गई, 3। एस क्या होता है, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन। जैसे कि मैंने बताया कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अगर अननोन हो
तो हम सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन के बेस पे टी टेस्ट ही कर सकते हैं। एन क्या होता है? सैंपल साइज। अब हम बात करते हैं कि पी वैल्यू अप्रोच के बारे में। तो पी वैल्यू के बेसिस पे रिजेक्शन कैसे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है कि नहीं करना है। तो पी वैल्यू अप्रोच में सपोज हमारे पास ये टी जो हमने कैलकुलेट किया इसके इंफॉर्मेशन के बेस पे उसकी वैल्यू आ गई 1.45। ठीक है, तो 1.45 उसकी वैल्यू आ गई। ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है और से सैंपल साइज है 25। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? 25 माइनस 1 यानी कि 24। तो हमें क्या करना है, टी वैल्यू चार्ट के अंदर, जो कि आपकी बुक के पीछे दिया होगा और आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी दिया जाएगा, तो टी वैल्यू चार्ट में कॉरेस्पॉन्डिंग टू रो नंबर 24, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 24 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको देखना है कि 1.45 कहाँ पे आता है। अगर आप अभी भी देखो 24 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1.45 आता है, वैल्यू 1.318 और 1.711 के बीच में, इनके बीच में ही आएगा कहीं। तो ये जो वैल्यू थी, ये वैल्यू थी कॉलम 0.10 और ये थी वैल्यू 0.05 के बीच में। तो हमारी पी वैल्यू इन दोनों वैल्यूज के बीच में आएगी। मतलब पी वैल्यू कैसी होगी? 0.05 से बड़ी और 0.10 से छोटी। तो सपोज इस क्वेश्चन के अंदर अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.05। तो हमें क्या करना है, पी वैल्यू को कंपेयर करना है अल्फा की वैल्यू से। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पी वैल्यू है 0.05 से लेके 0.10। ऑब्वियसली इनके बीच में है, 0.05 से तो बड़ी होगी। तो पी वैल्यू इस केस में क्या है? ग्रेटर देन अल्फा वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। मैं आपको थोड़ा डायग्राम के थ्रू भी दिखा देती हूँ कि ग्राफ के थ्रू कि कैसे होगा। ये हमारी टी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। टी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बेल शेप्ड ही होती है। तो अल्फा था 0.05, पॉजिटिव में है। जो हमारा टी वैल्यू स्टैटिस्टिक की वैल्यू आई थी वो थी 1.45, आई थिंक 1.45 आई थी। तो वो पॉजिटिव में है, तो दैट मीन्स टी अल्फा भी पॉजिटिव में ही होगा, जो कि है हमारा 0.05। अब ये 0.05 टी की वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू हमें टी की वैल्यू इसके बेसिस पे देखनी होगी। अभी फिलहाल पी वैल्यू की बात करते हैं। तो सपोज ये आया हमारे पास, जो भी टी की वैल्यू थी, ये एरिया है हमारा अल्फा। अल्फा कितना है? 0.05। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एरिया अंडर द कर्व कितना होता है? 1। तो अगर ये 0.05 है तो ये कितना होगा? 0.95। हालांकि इस टी टेस्ट में ये चीज रेलिवेंट है ही नहीं, फिर भी 0.05 ये एरिया है। तो हमारा जो अल्फा टी वैल्यू आई थी, टी वैल्यू के बेसिस पे 1.45 किस एरिया के अंडर आया था? 0.05 और 0.10 के बीच में, यानी कि इस एरिया से बड़ा ही होगा। तो पी वैल्यू कितनी होगी? पी वैल्यू का एरिया कितना होगा जहां पे टी की वैल्यू आई थी? सॉरी टू क्रिएट द कंफ्यूजन, मैं फिर से बताती हूँ कि अल्फा अगर 0.05 है, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, आपको क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 24 है, तो 24 के कॉरेस्पॉन्डिंग टी वैल्यू चार्ट के अंदर देखो कि 0.05 कॉलम के अंडर वैल्यू कितनी आती है। तो 0.05 के अंडर जो वैल्यू आती है ना, वो है आपकी 1.711। तो ये अल्फा की जो एरिया आया है, यहाँ पे टी की वैल्यू है 1.711। ओके, तो टी वैल्यू है यहाँ पे 1.711 और हमारा एरिया कितना था जो टी टेस्ट स्टैटिस्टिक, वो था 1.45। तो पी वैल्यू ये होगा अल्फा एरिया और ये होगा पी वैल्यू एरिया। ऑब्वियसली 1.711 छोटा एरिया है 1.45 से, क्योंकि
1.45 यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो उसका एरिया बड़ा ही होगा। अगर हम इसको मार्क करें तो वो एरिया बड़ा ही होगा, यानी कि पी वैल्यू एरिया अल्फा एरिया से बड़ा होगा। तो दैट मीन्स हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करना है। सेम फंडा जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। पी वैल्यू एरिया कहाँ आता है? जहाँ पे हमारे टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू आती है उसकी एक्सट्रीम साइड पे। अगर तो टी स्टेटिस्टिक पॉजिटिव है तो उसके राइट हैंड साइड का एरिया, और अगर टी स्टेटिस्टिक माइनस में है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड का एक्सट्रीम एरिया। तो तुम्हें आपको बस ये करना है कि पी वैल्यू एरिया को अल्फा एरिया से कंपेयर करना है। पी वैल्यू एरिया अगर बड़ा है तो हमें डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस करना है। नेक्स्ट है क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच। तो क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच में क्या करते हैं हम? टी जो टेस्ट स्टेटिस्टिक है उसकी वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि इस केस में हमारी आई थी वैल्यू 1.45 और अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ 1.711। कैसे आई थी? 24 रो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था? 24। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फा वैल्यू 0.05 के एकदम नीचे 1.711। तो अगर 1.711 इधर है तो 1.45 ऑब्वियसली इसके बाहर ही होगा, इससे छोटा है उसके बाहर ही होगा। ये रिजेक्शन एरिया होता है। अल्फा एरिया क्या होता है? रिजेक्शन एरिया। तो अगर टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू रिजेक्शन एरिया के अंदर फॉल करती है तो हमें रिजेक्ट करना है नल हाइपोथेसिस को, क्योंकि ये एरिया बाहर है, रिजेक्शन एरिया के अंदर नहीं है। तो हमें क्या करना है? क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के अंडर कि डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, या फिर हम इसके बेसिस पे लिख सकते हैं कि क्योंकि हमारा जो टी है वो लेस देन इक्वल टू, लेस देन है नॉट इक्वल टू। अगर इक्वल टू होगा तो दैट मीन्स तो रिजेक्शन एरिया के अंदर फॉल करेगा। लेस देन क्योंकि ये है टी अल्फा है, दैट मीन्स कि डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। बेसिक फंडा यही है कि रिजेक्शन एरिया के अंदर फॉल नहीं करना चाहिए टी को, टेस्ट स्टेटिस्टिक को, और पी वैल्यू एरिया अल्फा एरिया से बड़ा होना चाहिए, तभी हम डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस कर सकते हैं। तो अभी हमने किया क्या? अपर टेल टेस्ट। लोअर टेल टेस्ट एकदम सेम है, बस उसमें क्या आएगा कि उसमें टी की जो वैल्यू होगी ना वो नेगेटिव में आएगी। उसका एग्जाम्पल हम कर सकते हैं कि सपोज करके देख लेते हैं कि सपोज टी की वैल्यू आती है -1.81। तो ये वैल्यू कैसी आई है? नेगेटिव। तो दैट मीन्स ये कौन सा टेस्ट है? लोअर टेल टेस्ट है। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव आई है तो हमारा टी अल्फा भी नेगेटिव ही होगा। तो हम देख चुके हैं सेम एग्जांपल को फॉलो करते हुए, अगर अल्फा है 0.05 तो हमें क्या करना है? डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरेस्पॉन्डिंग, सपोज डिग्री ऑफ फ्रीडम है 24, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम नंबर 0.05 के अंदर वैल्यू आती है 1.711। क्योंकि ये नेगेटिव है तो हमारा टी अल्फा भी कैसा होगा? नेगेटिव। तो अगर हम इन दोनों को स्केच करते हैं तो 1.711 कहाँ आएगा? -1.711 टी इधर आएगा। -1.8 कहाँ आएगा? -1.81 छोटा होता है -1.711 से। जैसे कि हमें पता है कि नेगेटिव वैल्यू राइट को जाते हुए बढ़ती जाती है, कम होती लेफ्ट हैंड साइड को जाते हुए कम होती जाती है। तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड को आए इधर तो -1.811। जहाँ पे अल्फा की वैल्यू होगी वहां पे हमारा रिजेक्शन एरिया होगा, और हमारी टी स्टेटिस्टिक की वैल्यू कहाँ आ रही है? रिजेक्शन एरिया के अंडर आ रही है। तो दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट करना पड़ेगा नल हाइपोथेसिस को। सेम फंडा ही है, जस्ट हमें ये देखना है कि रिजेक्शन एरिया के अंडर नहीं आना चाहिए। तो हमने कर लिया अपर टेल टेस्ट, लोअर टेल टेस्ट। अब है टू टेल टेस्ट। तो टू टेल टेस्ट कैसा होता है?
टू टेल टेस्ट में कोई लेस देन, इक्वल टू और मोर देन इक्वल टू का साइन नहीं होता, जस्ट इक्वल टू का साइन होता है। टी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू सेम होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम होती है, पी वैल्यू अप्रोच सेम होती है। जस्ट मैं आपको क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच बता रही हूँ कि कैसे होता है और टू टेल टेस्ट क्या होता है। पिछले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू बताया था, अभी थोड़ा सा बता रही हूँ कि टू टेल टेस्ट क्या होता है। सपोज हमारी नल हाइपोथेसिस है से म्यू इज इक्वल टू से 5। तो नल हाइपोथेसिस हमें पता है कि दोनों, मैंने बताया था कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मैथमेटिकली ऑपोजिट होते हैं। तो अगर ये इक्वल टू 5 है तो ये नॉट इक्वल टू 5 होगी। तो जब भी ऐसा हो, इक्वल टू का ही साइन हो, कोई लेस देन मोर देन ना हो, तो वो होता है टू टेल टेस्ट। तो टू टेल टेस्ट में हमें ये देखना होता है कि 5 के क्लोजर रहनी चाहिए वैल्यू, ना तो लोअर टेल में और ना तो अपर टेल के रिजेक्शन एरिया में आनी चाहिए। रिजेक्शन एरिया कहाँ होगा? जहाँ पे अल्फा की वैल्यू होगी, बट वो अल्फा अल्फा अपॉन 2 होगा। वो कैसे? जैसे सपोज कि मैंने लास्ट वीडियो के एग्जांपल में बताया था कि कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट है 0.95। तो अगर 0.95 है तो ये एरिया होगा 0.95। बाकी एरिया कितना होगा? एरिया अंडर द कर्व कितना होता है? 1। तो 1 माइनस 0.95 कितना होता है? 0.05। तो ये दो एरिया क्या होंगे? 0.05। बट क्योंकि यहाँ पे टू टेल टेस्ट है तो ये एरिया दो में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि दोनों एरियाज होंगे 0.025 और 0.025। अब बेस्ड ऑन अपॉन की हमारे टी की वैल्यू पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव आती है, वो अपर टेल या लोअर टेल से हमें कंपेयर करना है। सपोज वो पॉजिटिव आती है, फॉर एग्जाम्पल मेरी टी की वैल्यू आई है 1.25। तो मुझे इस एरिया से उसको कंपेयर करना है। तो एरिया क्या होगा? 1.25 आई है। सपोज अल्फा की वैल्यू है, अल्फा अपॉन 2 लेना है हमें, क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है ना, तो अल्फा अपॉन 2 लेना पड़ेगा। 0.025 ये वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब 0.025 वैल्यू कहाँ से लेंगे? एन के बेस पे। सपोज एन है 25, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? एन माइनस 1 यानी 24। तो हम क्या करेंगे? 24 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0.025 के अंडर वैल्यू देखेंगे, तो वो वैल्यू आती है हमारी 0.10। ये वैल्यू आती है 2.02, 2.064 आती है हमारी वैल्यू। ओके, हमारा टी अल्फा अपॉन 2 कितना आता है? 2.064। तो जहाँ पे टी है 2.064, वहां पे अल्फा है, तो ये हमारा रिजेक्शन एरिया होगा। अगर p वैल्यू अप्रोच करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? इसके बेसिस पे, हमारे टेस्ट स्टेटिस्टिक के बेसिस पे p वैल्यू निकालेंगे। तो p वैल्यू कैसे निकालेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम 24 के कॉरेस्पॉन्डिंग, देखो जरा कि 1.25 कहाँ आता है? ये आता है 0.857 और 1.318 के बीच में, जो कि है कॉलम नंबर 0.20 और 0.10 के अंडर। मैंने मतलब इनके बीच में आएगी 1.25 वैल्यू, तो इन दोनों के बीच में ही p वैल्यू आएगी। तो p वैल्यू कैसे आएगी? 0.10 और 0.20 के बीच में हमारी p वैल्यू आएगी। तो क्या करना होता है टू टेल टेस्ट में? लास्ट टाइम भी किया था हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, p वैल्यू को डबल कर देते हैं। तो p एरिया को भी डबल कर देंगे, 0.10 का 0.20 हो जाएगा और 0.20 का 0.40 हो जाएगा। तो ये हमारी p वैल्यू आएगी। अब हमें इसको कंपेयर करना है अल्फा से। अल्फा से रिमेंबर, टू टेल टेस्ट में p वैल्यू को डबल करते हैं और कंपेयर करते हैं उसको अल्फा से। तो दिख रहा है कि 0.20 b अल्फा वैल्यू कितनी थी? 0.05 से बड़ा ही है, उसकी लोएस्ट वैल्यू भी उससे बड़ी है। दैट मीन्स हमें क्या करना है? डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो ये थी p वैल्यू अप्रोच।
पी वैल्यू अप्रोच में क्या करते हैं, टेस्ट स्टेटिस्टिक के बेसिस पे पी वैल्यू निकालते हैं। टी चार्ट में से डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरेस्पॉन्डिंग देखते हैं कि ये वैल्यू कहाँ आती है, उसका कॉलम नंबर देखते हैं और कॉलम के बीच में ही पी वैल्यू आती है। अब क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच में क्या करते हैं, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच में हम टी अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे क्योंकि टू टेल टेस्ट है तो हम अल्फा अपॉन 2 करेंगे। अल्फा अपॉन 2 है 0.025, डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरेस्पॉन्डिंग 0.025 के अंडर वैल्यू है 2.064, तो हमारा अल्फा है 2.064 और टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू है 1.25। ऑब्वियसली काफ़ी इधर है वैल्यू, छोटा है क्योंकि, तो ये एरिया ऑफ रिजेक्शन में फॉल नहीं कर रही ये वैल्यू, तो दैट मीन्स हमें क्या करना है, डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। पी वैल्यू अप्रोच, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच, दोनों के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो सेम आएगा। अगर रिजेक्ट है तो दोनों में होगा, अगर डू नॉट रिजेक्ट है तो दोनों में होगा। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी और हो जाए। फर्स्ट एग्जांपल है कि म्यू इज इक्वल टू 12, ऐसी है वैल्यू, नल हाइपोथेसिस है जो कि म्यू है लेस देन इक्वल टू 12, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बोलती है कि म्यू इज लेस देन 12। ये 12 क्या है, हाइपोथेसाइज वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन। म्यू एक ग्रीक लेटर है जो कि मीन को डिनोट करता है। तो सैंपल ऑफ 25 प्रोवाइडेड अ सैंपल मीन ऑफ 14। सैंपल ऑफ 25 यानी कि n कितना है 25 और सैंपल मीन है 14 और सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन यानी s है 4.32। अब इसके बेसिस पे हम t वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आपको यहीं पे पता चल जाएगा कि आपको z टेस्ट करना है कि t टेस्ट करना है। अगर तो यहाँ पे सिग्मा दिया होता तो आप z टेस्ट करते, अगर आपको यहाँ पे सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन दिया तो आप t टेस्ट करोगे। तो t टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू क्या होती है, x बार माइनस म्यू 0 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन रूट n। तो ये आ जाएगी 14 माइनस 12 4.32 अपॉन रूट ऑफ 25। एक्चुअली फॉर्मूला याद करके वो वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो आप कर ही लोगे। मेन चीज़ थी कि आपको रिजेक्ट कब करना है, पी वैल्यू अप्रोच के बेसिस पे और क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के बेसिस पे, वो आना चाहिए। तो ये आ जाएगा 2.31। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम भी देख लेते हैं क्योंकि उसी के बेस पे हम पी वैल्यू अप्रोच निकालेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, n माइनस 1। n कितना है 25, तो 25 माइनस 1 यानी 24। अब हमने p वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, t वैल्यू चार्ट के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग टू 24 हमें देखना पड़ेगा कि 2.31 कहाँ पे आता है। तो 2.31 आता है हमारा 2.064 और 2.492 के बीच में आता है, ऑब्वियसली इनके बीच में आता है। तो ये है कॉलम नंबर 0.01 और ये है कॉलम नंबर 0.025। तो हमारी पी वैल्यू कहाँ पे आएगी, 0.01 के बीच में और 0.025 के बीच में। हमें इसको कंपेयर करना है अल्फा से। अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.05। तो ये वैल्यू कैसी है, ऑब्वियसली दिख रहा है कि p की जो मैक्सिमम वैल्यू भी है 0.025। अगर हम इसको 0.05 से कंपेयर करें, ये वन टेल टेस्ट है तो p को डबल नहीं करना और अल्फा को कंपेयर करना है 0.025। तो ऑब्वियसली ये बड़ा है, अल्फा बड़ा है, तो p वैल्यू इज अगर लेस देन इक्वल टू अल्फा होता है तो हम क्या करते हैं, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस करते हैं। तो हमारा p वैल्यू अप्रोच हो गया है। अब क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ये हमारी वैल्यू है 2.31, हमारी टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू, मैं इसको नाम दे रही हूँ टी डेटा, ठीक है। और टी अल्फा निकालेंगे। अब टी अल्फा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिग्री ऑफ फ्रीडम अल्फा 0.05 के अंडर कौन सी वैल्यू आती है वो देखना पड़ेगा। तो
तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 24। उसके अंडर कॉलम नंबर 0.05 के अंडर जो वैल्यू आती है ना वो आती है 1.711। तो अभी देखते हैं कि 1.711 सपोज ये है 1.711 और हमारी वैल्यू क्या है 2.31 ऑब्वियसली यहाँ पे आएगी। तो ये रिजेक्शन एरिया है, जहाँ पे अल्फा की वैल्यू होती है वहाँ पे रिजेक्शन एरिया होता है। तो 2.31 इधर आ रही है, रिजेक्शन एरिया में आ रही है। ये काम आपको रफ वर्क में करना है, दिखाने की जरूरत नहीं, ये जस्ट अपनी वेरिफिकेशन के लिए है। तो आपको इसी को बस फॉर्मूला के थ्रू दिखा देना है कि हमारा जो टी है, टी डेटा, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू टी अल्फा है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे करते हैं टू सैंपल टी टेस्ट। ये जो हमने किया ये वन सैंपल टी टेस्ट था, इसमें एक ही सैंपल के ऊपर बेस्ड एक्स बार था और सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन था। टू सैंपल टी टेस्ट एकदम सेम है, उसमें वही सब है, जस्ट हमें टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू और डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू का फॉर्मूला लिखना है। तो आई थिंक मैं आपको बस वही वैल्यू बता देती हूँ, क्योंकि हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 10.4 करने वाले हैं, तो उसके अंदर ये टू टेल टेस्ट आ जाएगा। बाकी सब सेम है। टेस्ट स्टेटिस्टिक की जो वैल्यू है उसको मैं डिफाइन कर देती हूँ कि उसमें क्योंकि दो सैंपल्स हैं फ्रॉम टू डिफरेंट ग्रुप्स, तो टी की वैल्यू क्या होगी एक्स बार माइनस एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2। ये सैंपल नंबर 1 का मीन है, ये सैंपल नंबर 2 का मीन है, माइनस डी नॉट। ये डी नॉट क्या है, जैसे दो सैंपल है ना तो उसके बेसिस पे म्यू 1 म्यू नॉट 1 और म्यू 2 उनके बीच का डिफरेंस है ये। तो सैंपल बार 1 माइनस सैंपल बार 2 माइनस डी 0, ये आपको वैल्यू क्वेश्चन में होगी, ये सब वैल्यूज होंगी आपको अपॉन, ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है आपको याद करना पड़ेगा, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 1 उसका स्क्वायर अपॉन n 1 जो कि है सैंपल साइज ऑफ फर्स्ट सैंपल, s2 स्क्वायर अपॉन n2 ये है सेकेंड सैंपल का सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन सैंपल साइज 2 सेकेंड सैंपल का। तो इसके बेसिस पे जो टी की वैल्यू आएगी, बाकी सब एकदम सेम है। पी वैल्यू अप्रोच वैसे ही निकालनी है, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच ऐसे ही निकालनी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग होगा क्योंकि यहाँ पे दो सैंपल्स हैं, तो हम एक सैंपल की वैल्यू को n नहीं मान सकते। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला है वो भी काफी बड़ा है, आपको लर्न करना होगा। s1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस s2 स्क्वायर अपॉन n2। याद करने का तरीका है कि ये जो इसका डिनोमिनेटर है बस इसका रूट हटा दो और इसको स्क्वायर कर दो, अपॉन 1 अपॉन n1 माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ फर्स्ट सैंपल इंटू s1 स्क्वायर अपॉन n1 होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर अपॉन n2 होल स्क्वायर। ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला। जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आएगी, सपोज आती है 25.545, तो हम इसको राउंड डाउन कर देंगे, क्योंकि हम वैसे भी n-1 करते हैं वन सैंपल में, तो इसको राउंड डाउन कर देंगे, मतलब इसको 25 बना देंगे। तो जो भी हमें पी वैल्यू अप्रोच देखनी है वो हम 25 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे। बाकी सब क्वेश्चन एकदम सेम है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.4 करेंगे, तो आपको इस कॉन्सेप्ट की भी क्लैरिटी हो जाएगी। तो सी यू देन, ऑल द बेस्ट।